खबर तक पर दिखाई जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, वह फिल्म है तिरंगा। यह फिल्म 1993 ईस्वी में जो पहले पर्दे पर आई थी और धूम मचा दी थी। इस फिल्म के निर्देशक थे मेहुल कुमार और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी नाना पाटेकर और राजकुमार ने। इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे दीपक सिरके और चरित्र अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में इस फिल्म में ममता कुलकर्णी और वर्षा गुलगांवकर ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में कई दमदार संवाद अदायगी के दृश्य थे। उसमें से एक संवाद की कुछ पंक्तियों को मैं आपके लिए दोहराता हूँ। यहाँ तुम किसके हुक्म से आए हो? मैं अपने हुक्म का खुद मालिक हूँ। मैं अपने हुक्म से अंदर आया था और अपने ही हुक्म से बाहर भी चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे अच्छी तरह से मिल लेने के बाद। जानते हो तुम किसके सामने बैठे हो? जानता हूँ, तभी तो ये मैंने 2 जूते तुम्हारे मुंह के सामने कर रखे हैं। देश के गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते बोलते हैं। दमदार संवाद अदायगी के अलावा यह फिल्म बेहतरीन नृत्य के दृश्यों और मधुर संगीत से भी भरा हुआ था। इस मधुर संगीत के कुछ गानों की मुखड़े को मैं आपके लिए गुनगुनाता हूँ। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरी जानी। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, अरमान तिरंगा है। इसे समझो ना, इसे समझो ना राग रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। हाय रब्बा मेरी जान बचा दे, हाय रब्बा मेरी जान बचा दे, फंस गई दिल के रोग में, 16वां सावन ऐसा आया, मर जाऊंगे कुछ रोज में, हाय रब्बा मेरी जान बचा दे। तो आइए अब जानते हैं क्या है फिल्म तिरंगा की पूरी कहानी, जो मुख्य रूप से विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ देश के गद्दारों की मिलीभगत से इस देश को फिर से गुलामी में ठेलने की ओर किए जा रहे प्रयास और उस प्रयास को नाकाम करने में जुटे ब्रिगेडियर सूर्यकांत सिंह और इंस्पेक्टर बागले की कहानी। फिल्म तिरंगा की कहानी की शुरुआत 15 अगस्त के दिन तिरंगा के लहराते दृश्य के साथ शुरू होता है। भारत के स्वतंत्र होने की सभी जगह खुशियां मनाई जा रही है। इस बीच भारत के 3 परमाणु वैज्ञानिक का अपहरण हो जाता है, जो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। देश के 3 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों के इस प्रकार से अपहरण की घटना के बाद भारत के गृह मंत्री, जिसकी भूमिका आलोक नाथ ने निभाई है, के नेतृत्व में वरिष्ठ पदाधिकारी
की एक मीटिंग बुलाई जाती है जो इस बात को लेकर चिंता प्रकट करती है, साथ ही अपराधियों का पता कर उस पर कड़ी कार्रवाई करने का भी संकल्प लेता है। दूसरी तरफ प्रलयनाथ गेंडा स्वामी, जिसकी भूमिका दीपक सिरके ने निभाई है, जो अपने विदेशी आकाओं के बल पर भारत को फिर से गुलाम बनाने का सपना देख रहा है, वह अपने गुंडों की मदद से पकड़कर लाए गए तीनों परमाणु वैज्ञानिकों को धमकाकर उसे मिसाइल कार्यक्रमों से जोड़ना चाहता है ताकि वह भारत की सेना को हरा सके। इसमें 2 परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी जान दे दी लेकिन देश के साथ गद्दारी नहीं की। वहीं तीसरा परमाणु वैज्ञानिक इसके जुल्म के आगे डर गया और उसके लिए काम करने पर सहमत हो गया। हालांकि उसने एक बात कही कि भारत में किसी को भी परमाणु मिसाइल में व्यवहार होने वाले फ्यूज बनाने की जानकारी नहीं है। इसे सिर्फ एक ही वैज्ञानिक खुराना जानता है जो इस समय देश से बाहर गया हुआ है। इस बीच षड्यंत्रकारी विदेशी प्रलयनाथ गेंडा के स्वामी के अड्डे पर आकर इस गैंग के महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ एक मीटिंग करता है। इस मीटिंग में पुलिस का एक भ्रष्ट पदाधिकारी सत्यवादी दुबे, जो वेतन तो सरकार से लेता है लेकिन काम प्रलयनाथ गेंडा स्वामी जैसे गुंडे के लिए करता है, वह बताता है कि इन अपराधियों की चाल तब तक सफल नहीं हो पाएगी जब तक कि डीआईजी रुद्र प्रताप, जिसकी भूमिका सुरेश ओबेरॉय ने निभाई है, उसे रास्ते से हटा नहीं दिया जाता है। डीआईजी रुद्र प्रताप अपने कर्तव्यों को लेकर बड़े सख्त पदाधिकारी माने जाते हैं, लेकिन घर में वह बिल्कुल एक सहज अंदाज में अपना जीवन जीते हैं। इसी क्रम में जब वह अपनी पत्नी से बेटे के बारे में पूछते हैं तो वह बताती है कि उनका बेटा संजय चौहान, जिसकी भूमिका हरीश ने निभाई है, उसे पायलट बनना है और इसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है। बेटा के पायलट बनने के लिए दिन रात की पढ़ाई की बात सुनकर जब डीआईजी रुद्र प्रताप उसके पास जाता है तो उसे सोता हुआ पाता है। वह उसे जगाकर बताता है कि पायलट बनने के लिए समय पर पढ़ना और समय पर हर काम करना जरूरी होता है। इसके बाद वह उसे नाश्ता करने के लिए बुलाता है। पिता डीआईजी रुद्र प्रताप के जाते ही संजय चौहान को उसकी गर्लफ्रेंड राधा, जिसकी भूमिका ममता कुलकर्णी ने निभाई है, का नौकर फ़ोन कर बताता है कि राधा बीमार हो गई है और उसे अग्रवाल अस्पताल में भर्ती किया गया है। तब संजय चौहान उससे मिलने अस्पताल चला जाता है। संजय चौहान के वहाँ आते ही राधा उठ खड़ी होती है। फिर राधा, संजय चौहान और दोनों के दोस्त मिलकर खूब मस्ती करते हैं। संजय चौहान और दोस्तों के संग मस्ती करने के बाद जब राधा घर आती है तो वहाँ अपने पिता को बैठे पाती है। इसे देख उसके पिता उससे कहाँ से आ रहे होने को लेकर प्रश्न करते हैं, लेकिन राधा कुछ बताती नहीं, सिर्फ पूजा की एक थाल दिखाती है। इस पर राधा की माँ अपने पति से कहती है कि आज सोमवार होने के कारण इसका मौन व्रत चल रहा है, या आज कुछ नहीं बोलेगी। तभी वहाँ एक चूहा आता है, जिसके डर से राधा चीख कर भागते हुए अपने पिता के पास जाकर उससे लिपट जाती है। तब उसका पिता कहता है कि देखो ना, इसका मौन व्रत टूट गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रविवार को इसने बेहोश होने का झूठा बहाना बनाया था। यह अग्रवाल अस्पताल में जाकर इलाज कराने की जगह वहाँ के स्टाफ से मिली भगत कर अपने बॉयफ्रेंड और दोस्तों के साथ मस्ती करने चली गई थी। इस बीच खबरीलाल डीआईजी रुद्र प्रताप को प्रलयनाथ गेंडा स्वामी गिरोह के द्वारा अवैध रूप से सोना और ड्रग्स तस्करी की सूचना देता है। इसकी सूचना पर डीआईजी रुद्र प्रताप खबरीलाल के बताए गए कार का पीछा करते हैं। एक जगह उसकी जीप बालू में फंस जाती है। तभी डीआईजी रुद्र प्रताप का साथ देने के लिए वहाँ इंस्पेक्टर बागले आता है, जिसकी भूमिका नाना पाटेकर ने निभाई है। वह अपने जीप से पीछा कर भाग रहे अपराधियों में से पहले एक अपराधी को खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। फिर वह कार से भाग रहे दूसरे अपराधी का पीछा करने लगता है। इस पर कार में बैठा दूसरा अपराधी इस पर धनाधन फायरिंग करने लगता है। फायरिंग से बचते हुए वह उस दूसरे अपराधी को भी पकड़ लेता है। तब तक डीआईजी रुद्र प्रताप वहाँ आकर बागले से कहता है कि इस प्रकार जान जोखिम में डालकर काम करना ठीक नहीं। तब इंस्पेक्टर बागले डीआईजी रुद्र प्रताप से कहता है कि आप ही ने तो सिखाया था कि बहादुरी से एक व्यक्ति की जान जाने पर उसके जैसे 500 लोग समाज में तैयार हो जाते हैं, और फिर मेरा आपके सिवा उस दुनिया में है ही कौन। दूसरी तरफ प्रलयनाथ गेंडा स्वामी अपने आदमी के पकड़े जाने से परेशान हो जाता है और राज्य के मंत्री जीवन लाल को बुलाकर पूछता है कि तुम्हारी सरकार किसकी मदद से चल रही है। इस पर जब वह गेंडा स्वामी की मदद की बात करता है तो वह कहता है कि रुद्र प्रताप जो जहाँ डीआईजी है उसके स्थानांतरण की व्यवस्था करो। इस पर वह हाथ खड़ा कर देता है। तभी पुलिस का भेदिया इंस्पेक्टर सत्यवादी वहाँ आकर कहता है उसका ट्रांसफ़र करने का बिल्कुल आसान तरीका है कि उसकी जान ही ले ली जाए। साथ ही वह गेंडा स्वामी को यह भी बताता है कि डीआईजी किस समय बिना हथियार का और अकेला रहता है।
पुलिस का भेदिया सत्यवादी दुबे द्वारा बताए जाने पर गेंडा स्वामी अपने गुंडा को डीआईजी रुद्र प्रताप की हत्या करने के लिए भेज देता है। डीआईजी रुद्र प्रताप अपने बेटा संजय चौहान को घुड़सवारी का गुर सिखा रहे होते हैं। इसी क्रम में वे अपने बेटा संजय चौहान को आगे भेज देते हैं और पीछे से उनका पीछा कर यह देखना चाहते हैं कि वह कितना तेज घोड़ा चला सकता है। अभी वे बीच रास्ते में ही थे कि दूसरी तरफ से आ रहा एक घुड़सवार जो प्रलयनाथ गेंडा स्वामी का गुंडा रहता है, वह गोली चलाकर इसकी हत्या कर वहाँ से भाग जाता है। पिता के चीखने की आवाज़ सुनकर उसका बेटा संजय चौहान अपने घोड़े को वापस मोड़कर पिता के पास लाता है तो पाता है कि घोड़े पर सवार एक अपराधी उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर वहाँ से भाग रहा है। इस गोलीकांड में रुद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है। डीआईजी रुद्र प्रताप की हत्या से प्रलयनाथ गेंडा स्वामी इस बात को लेकर काफ़ी खुश होता है कि अब उसका 2 नंबर वाला धंधा खूब चलेगा। लेकिन तभी पुलिस का भेदिया सत्यजीत दुबे उसे बताता है कि रुद्र प्रताप का बेटा संजय चौहान ने अपने पिता के हत्यारे को पहचान लिया है। ऐसे में अगर वह जिंदा रहता है तो पुलिस में गवाही देकर इस गिरोह के लिए खतरा बन सकता है। डीआईजी रुद्र प्रताप के अंतिम संस्कार के समय मंत्री जीवनलाल आकर शोक संदेश को एक भाषण की तरह पढ़ने लगता है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बागले काफ़ी क्रोधित हो जाता है और नेताजी से भाषणबाजी बंद करने के लिए कहता है। इस पर पुलिस विभाग उसे सस्पेंड कर देता है। हालांकि बागले की कई बातों से आहत होकर मंत्री जी दिखावे के लिए ही सही, लेकिन मामले को केंद्र सरकार के पास भेज जांच के लिए आग्रह करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अपने अधिकारियों की बैठक बुलाकर इस मामले पर और बैठक नहीं करने की जगह सीधी कार्रवाई करने की बात करता है। वह बैठे पदाधिकारियों में से ज़्यादा पदाधिकारी यह कहते पाए गए कि यह मामला राज्य सरकार उसके पुलिस के बस की बात नहीं है, वहाँ मिलिट्री भेजना होगा। इस पर एक पदाधिकारी मिलिट्री की जगह सिर्फ ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह, जिसकी भूमिका राजकुमार ने निभाई है, उसे भेज देने की बात करता है। वह कहता है कि ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह 1962 के चीन युद्ध से लेकर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपना पराक्रम दिखा चुका है। अंततः यह मामला ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह को ही सौंप दिया जाता है। पुलिस का भेदिया इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे डीआईजी रुद्र प्रताप वाले मामले से जुड़ी जांच और प्रलयनाथ गेंडा स्वामी पर नकेल कसने की जिम्मेवारी ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह को दिए जाने की सूचना प्रलयनाथ गोंडा स्वामी को जाकर दे देता है। इस पर प्रलयनाथ गोंडा स्वामी कहता है कि सेना में रहते हुए तो कोई भी अपना शौर्य दिखा सकता है, लेकिन यहाँ अकेले जब मेरी तलवार और गोलियों की बौछार होगी तो इसका सामना वह नहीं कर पाएगा। तो मुझे सिर्फ ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह का चेहरा दिखा दो। तभी ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह वहाँ आ जाता है और इससे किसी भी चीज़ से नहीं डरने की बात बताता है। तब प्रलयनाथ गेंडा स्वामी ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह को अपने रिवॉल्वर के निशाने पर ले लेता है, लेकिन ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह उसे कहता है कि जरा तुम पीछे मुड़कर देखो। और जब वह पीछे मुड़ता है तो वहाँ वह खुद भी एक दूसरे व्यक्ति के बंदूक के निशाने पर पाता है। ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह पुलिस के भेदिया के रूप में काम करने वाले इंस्पेक्टर सत्यवादी को यह कहकर उसके बैच और बेल्ट खुलवा लेता है कि तुम जैसे दलालों के लिए पुलिस की वर्दी ठीक नहीं है। ज़रा याद करो उस शपथ को जो तुमने पुलिस की नौकरी ज्वाइन करते वक्त लिया था। पुलिस का एक उच्च अधिकारी इंस्पेक्टर बागले, जिसकी भूमिका निभाई है, फ़ोन करता है कि तुम्हारा सस्पेंशन समाप्त हुआ और तुम्हें ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह के साथ काम करना है। लेकिन ध्यान रहे कि सूरजदेव सिंह थोड़ा कड़े मिजाज का आदमी है। इसके बाद बागले सूरजदेव सिंह से मिलने आता है। इस वक्त सूरजदेव सिंह बिलियर्ड्स खेल रहा होता है। इसे देख बागले कहता है कि आप बड़े अच्छा खेल लेते हैं। तब सूरजदेव सिंह कहता है कि वह इस प्रकार से खेलता है कि मरने वाले को पता भी नहीं होता और वह टपका दिया जाता है। इसके बाद सूरजदेव सिंह से प्रश्न करता है तो फिर गेंडा स्वामी को आपने छोड़ क्यों दिया। तब ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह यह कहते हुए कि मैं तो उसका गर्दन का नाप लेने गया था कि वह फांसी के फंदे पर चढ़ेगा या हाथ के फंदे पर। बागले कहता है कि आप नरम विचार के हैं और मैं गरम विचार का हूँ, दोनों का मेल नहीं हो सकता। तब ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह उसे समझाता है कि तुम्हारा भी फर्ज के सिवा कोई नहीं और मेरा भी फर्ज के सिवा कोई नहीं, दोनों ही देश की सेवा करना चाहते हैं। अंतर सिर्फ सोचने के ढंग का है, वह थोड़ी देर में एक हो जाएगा। एक दिन वह बागले को अपने कार में लेकर जंगलों के बीच से कहीं जा रहा होता है। वहाँ बागले यह सवाल करता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। तो ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह बताता है कि हम अपने मंजिल पर जा रहे हैं। फिर एक जगह जंगल में जाकर वहाँ रहने की बात करता है। तब बागले पूछता है यहाँ जंगलों में रहने के लिए तो न कोई जगह है और न ही दूसरी कोई व्यवस्था। इस पर ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह अपने ड्राइवर से कुछ कहता है
तब ड्राइवर फ़ोन पर कुछ नंबर डायल करता है, जिससे वहाँ एक बंकर खुल जाता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह बागले को उस बंकर से जुड़ी सारी जानकारी देते हुए इसे सुरक्षित और हर तरह के अत्याधुनिक रक्षा सामानों से लैस बताता है। साथ ही अपनी इस गाड़ी को भी वह विशेष गाड़ी बताता है। दूसरी तरफ प्रलयनाथ गेंडा स्वामी ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को मारने के लिए सुपारी देता है। सुपारी लेने वाला शख्स एक आम के बगीचे में तरह तरह का बम बनाता है और आम की पेटी के साथ उसे पैक करता है। यह सारी तैयारी ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को मारने के लिए और उत्तर प्रदेश में अपनी आक्रामकता फैलाने के लिए की जा रही है। तभी ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपराधियों द्वारा परीक्षण के लिए फेंके बम को लोकते हुए अपराधियों के पास आकर उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। इस पर वह दोनों, जिन्हें ब्रिगेडियर सूर्यदेव की हत्या की सुपारी मिली है, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से कहता है कि वह आगे नहीं बढ़े क्योंकि चारों तरफ बारूदी सुरंग है। फिर वह एक जगह विस्फोट कर इसका नमूना भी पेश कर देता है। तभी दूसरी तरफ बागले पर अपराधी प्रहार करता है, लेकिन इससे पहले ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने हाथ में रखे बम को फोड़कर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और बागले दोनों मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई करते हुए सुपारी लेने वाले दोनों शख्स को गिरफ्तार कर लेता है। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद प्रलयनाथ गेंडा स्वामी परेशान होकर मंत्री जीवनलाल को फ़ोन लगाकर कहता है कि जल्दी से मेरे उस 2 गिरफ्तार अपराधियों को वहाँ से छुड़वाओ, नहीं तो अगर उसने मुंह खोल दिया तो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह हम लोगों के लिए नर्क का द्वार खोल देगा। प्रलयनाथ गेंडा स्वामी की बात सुनकर राज्य के मंत्री जीवनलाल ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से मिलने आता है। यहाँ उसे ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह द्वारा मुलाकात के लिए दूसरे दिन का समय दिया जाता है। इसके बाद मंत्री जीवनलाल पर प्रलयनाथ गेंडा स्वामी गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मंत्री और वह ब्रिगेडियर है, फिर भी तुम उसको कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। और ऐसा कहकर वह मंत्री के पास शहीद को सम्मान देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करता है और वहाँ पर एक षड्यंत्र के तहत गोली चलवा देता है। इस प्रकार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह फायर करते हुए अपराधियों के पकड़ने के लिए कहता है, तब वह वहाँ भगदड़ मच जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर वह अपराधी वहाँ से भाग जाता है। इधर सरकारी तंत्र, यहाँ तक कि बागले भी शहीद सम्मान कार्यक्रम में हुई गोलीबारी के लिए ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को ही दोषी मानता है और उसे अदालत से 1 साल की सज़ा भी हो जाती है। सूर्यदेव सिंह को 1 वर्ष की सज़ा मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री एक दिन उससे मिलने आता है और उसे हर प्रकार के मामले को लेकर बातचीत करता है। तब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह उसे अपना ही हथकंडा होने की बात बताते हुए कहता है कि बागले वेश बदलकर रोज़ उससे मिलता है और सारी बातों की जानकारी देता है। फिर वह केंद्रीय गृह मंत्री को बागले से ही हॉटलाइन पर बात करने के लिए कहता है। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री कहता है कि आपको भी जब लगे कि आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो मैं आपके लिए रिहाई का ऑर्डर भिजवा दूंगा। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने कहा कि यह सब विरोधियों को पटकनी देने की एक चाल है, ताकि वे लोग अहंकार में डूबकर बेखौफ अपराध करें और उसी प्रकार प्रमाण के साथ पकड़ा जा सके। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के जेल जाने के बाद मंत्री जीवनलाल प्रलयनाथ गेंडा स्वामी से मिलकर इस बात की मुबारकबाद देता है। तब प्रलयनाथ गेंडा स्वामी से कहता है कि 9 वर्ष की मुबारकबाद आपको और सूर्यदेव सिंह के जेल जाने की मुबारकबाद मुझे। फिर वह पूछता है कि आपकी बेटी नहीं देखती। इस पर राज्य का मंत्री जीवनलाल कहता है कि तुम्हारा बेटा भी तो नहीं दिखता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के जेल जाने के बाद राज्य का मंत्री जीवनलाल गेंडा स्वामी से मिलकर इस बात की मुबारकबाद देता है। 31 दिसंबर की रात जगह जगह नववर्ष की आगमन को लेकर खुशियां मनाई जा रही है। संजय चौहान भी अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाता है। यहाँ पर प्रलयनाथ गेंडा स्वामी का बेटा और राज्य के मंत्री जीवनलाल की बेटी भी मस्ती कर रही होती है। इस बीच प्रलयनाथ गेंडा स्वामी के बेटे की एक पूर्व प्रेमिका वहाँ आ जाती है और उसकी पोल खोल देती है। इस पर वह उसे गोली मार देता है और जब मंत्री जीवनलाल की बेटी इसका विरोध करती है तो वह इस पर भी गोली चलाते हुए मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों के आ जाने की वजह से वह उसे अधमरा छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। संजय चौहान और उसका साथी रास्ते में इस प्रकार से बेहोशी की हालत में पड़ी लड़की को देखता है तो उसे उठाकर अस्पताल ले जाता है, लेकिन जब डॉक्टर पुलिस को बुलाने जाता है तो संजय चौहान अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग जाता है। डॉक्टर के कहने पर जब पुलिस वहां आती है तो तीनों लड़कों को वहां से गायब पाती है। इन तीनों में से एक संजय चौहान मृत डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा है। प्रलयनाथ गेंडा स्वामी को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो वह अपने बेटे पर रिवॉल्वर तानकर
मंत्री जीवनलाल टंडेल का घर आता है। जब मंत्री जीवनलाल टंडेल प्रलयनाथ गेंडा स्वामी को उस लड़की के नहीं मानने की स्थिति में उसकी हत्या कर देने की बात करता है, तब प्रलयनाथ उसे बताता है कि वह लड़की उसकी ही बेटी है। फिर वो जीवनलाल टंडेल को भी धमकी देते हुए अपना घर चला आता है और अपने आदमियों से डॉक्टर को अपने रिपोर्ट में बदलकर उन तीनों भागे हुए लड़कों के नाम पर दोष लगा देने के लिए प्रलोभन या भय दिखाने के लिए कहता है। इस बीच पुलिस को घटनास्थल से मृत पूर्व डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा संजय चौहान का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है। इस बात की जानकारी मिलने पर प्रलयनाथ गेंडा स्वामी बहुत खुश होता है कि बाप कानून की रक्षा में मारा गया और बेटा अब कानून की मौत मरेगा। फिर वह पुलिस को पैसा देकर इन तीनों को गिरफ्तार करवा देता है। हाजत में बंद मृत पूर्व डीआईजी रुद्र प्रताप का बेटा संजय चौहान, आलोक और अली, इन तीनों से मिलने के लिए आलोक की बहन वहां आती है, लेकिन वहां मौजूद हवलदार जो प्रलयनाथ गेंडा स्वामी से घूस लिए वो होता है, वह उसे मुलाकात करने नहीं देता। तब वह लड़की पुलिस पर काफ़ी गुस्सा करती है। इस बीच इंस्पेक्टर बागले वहां आ जाता है और उस लड़की के बोलने और व्यवस्था के प्रति आक्रोश व्यक्त करने से काफ़ी प्रभावित होता है और चौकीदार को उसे उन तीनों लड़कों से मिलने के लिए देने की बात करते हुए वहां से चला जाता है। इस बीच प्रलयनाथ गेंडा स्वामी इस मामले की सुनवाई कर रहे जज को भी धमकाकर उसकी जमानत को नामंजूर करवा देता है और उसे पुलिस कस्टडी में भिजवा देता है। हालांकि इंस्पेक्टर बागले इसकी पूरी खिलाफत करता है। यहाँ से इंस्पेक्टर बागले जेल में ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह से मिलने आता है। सूरजदेव सिंह उससे पूछता है कि तुम नाहक 3 लड़कों के केस में क्यों फंस गए। तब इंस्पेक्टर बागले बताता है कि इस मामले का संबंध भी प्रलयनाथ गेंडा स्वामी और उसके गिरोह से है। इस बीच जेल का जेलर प्रलयनाथ गेंडा स्वामी से फ़ोन पर बात करता है और गेंडा स्वामी उसे बात करने से रोकते हुए कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब वह जेलर से कहता है कि मैं अपने 5 गुंडों को भेज देता हूँ जो जेल में बंद उन तीनों लड़कों की पुलिस वेश में जाकर हत्या कर वहाँ से बाहर चला आएगा। ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह इस बात को सुन लेता है और बागले को बता देता है। फिर दोनों एक विशेष रणनीति तैयार करते हैं। दूसरी तरफ गेंडा स्वामी के द्वारा भेजा गया अपराधी जेलर की मदद से पुलिस की वर्दी में संजय चौहान समेत तीनों को जमानत की बात कहकर बाहर निकालकर उसकी हत्या करने का प्रयास करता है। तभी इंस्पेक्टर बागले आकर उन सभी गुंडों को मार पीट कर पकड़ लेता है। तब एक ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह जेलर के सामने आ जाता है और बताता है कि मेरी रिहाई भी हो गई और तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो गया क्योंकि तुम देशद्रोहियों से मिले हुए हो। फिर वह जेलर को लेकर उन 5 अपराधियों के पास आता है और इंस्पेक्टर बागले से कहता है कि इन 5 गुंडों की बाराती में यह वर्दी वाला शोभा नहीं देगा, ऐसे में इसकी वर्दी उतार लो। तब इंस्पेक्टर बागले उसे दूसरे कक्ष में ले जाता है और पिटाई कर उससे सारी घटनाओं की जानकारी देने के लिए कहता है। इस बात की जानकारी जब प्रलयनाथ गेंडा स्वामी को मिलता है तो वह राज्य के मंत्री जीवनलाल को बुला लेता है और कहता है कि अब आपसे सूरजदेव सिंह का काम नहीं संभलेगा, अभी इसे मैं संभाल लूँगा। एक दिन ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह ऑफिस के काम से अपनी कार से वहाँ जाता है तो इसका गुंडा उसकी कार में बम लगा देता है। वापसी के क्रम में जब ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह अपनी गाड़ी पर सवार होकर थोड़ी दूर चलता है तभी बम की सूचना देने वाला इंडिकेटर जल जाता है। तब ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह अपनी गाड़ी के ड्राइवर से यह कहकर दूसरा स्विच दबाने के लिए कहता है जिससे गाड़ी का निचला हिस्सा जिसमें बम रखा हुआ है वह अलग हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद वहाँ बम विस्फोट हो जाता है। बम विस्फोट की बात जानकर प्रलयनाथ स्वामी और उसका आदमी बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जब वह मस्ती के लिए टीवी को खोलते हैं तो दूसरी तरफ से ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह के जीवित होने की सूचना मिलती है। साथ ही साथ ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह उसे एक चेतावनी भी देता है। एक दिन ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह इंस्पेक्टर बागले को लेकर कहीं जा रहा होता है तो बागले अचानक इस तरह से जाने की जानकारी लेना चाहता है। तब ब्रिगेडियर सूरजदेव सिंह बताता है कि आज उसकी वर्षगांठ है जिसे राजपूताना राइफल्स बड़े धूमधाम से मनाता है। दोनों इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर बागले को भी शराब पिला दी जाती है। शराब के नशे में नाचने गाने के बाद जब इंस्पेक्टर बागले अपना घर जाता है तो वहाँ अपनी प्रेमिका शांति, जिसकी भूमिका वर्षा उस गांवकर ने निभाई है, वह उसकी शराब पीने से बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तब इंस्पेक्टर बागले भविष्य में ऐसा न करने का वचन देता है। तभी खबरीलाल उसे एक महत्वपूर्ण खबर देने लगता है कि उसके पीछे उसे मारने के लिए कुछ गुंडे लगे हुए हैं जिसे प्रलयनाथ गेंडा स्वामी ने भेजा है। तब तक गुंडा खबरीलाल को ही समाप्त कर देता है और इंस्पेक्टर बागले को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इंस्पेक्टर बागले उसकी गोली से खुद को और शांति को बचाते हुए
उन हमलावरों की गोली मारकर हत्या कर देता है। इसके बाद इंस्पेक्टर बागले पूर्व में पड़े हुए अपराधियों पर 3rd डिग्री का उपयोग करते हुए इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेता है कि परमाणु वैज्ञानिक रंगास्वामी प्रलयनाथ के ही कब्जे में है। इंस्पेक्टर बागले इस बात की सूचना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को देता है। तभी वहाँ फ़ोन की घंटी गनगनाने लगती है। दूसरी छोर से टेलीफोन पर केंद्रीय गृह मंत्री की आवाज़ गूंजती है कि प्रोफेसर खुराना फ्रांस से आज भारत आ रहे हैं, उन्हें हर हालत में रिसर्च सेंटर तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है। इस बात की जानकारी प्रलयनाथ गेंडास्वामी को भी लग जाती है। वह मंत्री जीवनलाल को यह जिम्मेवारी देता है वह प्रोफेसर खुराना को एयरपोर्ट से लेकर सीधे उसके घर तक पहुंचाए। मंत्री होने के नाते उससे कोई विशेष पूछताछ नहीं करेगा। नाना करते हुए जीवनलाल उसके लिए तैयार हो जाता है। जब एरोप्लेन वहां लैंड करता है तो हवाई जहाज के रनवे से लेकर टर्मिनल तक आने के दौरान उस पर एक आदमी पीछे से पिस्तौल लगाए हुए होता है और ज़्यादा इधर उधर करने की स्थिति में गोली मार देने की बात करते हुए खुराना को लाकर जीवनलाल के हवाले कर देता है। मंत्री जीवनलाल उसे लेकर प्रलयनाथ गेंडास्वामी तक पहुंचता है। इसे देखकर गेंडास्वामी जीवनलाल का धन्यवाद करते हुए उसके बड़े काम के आने की बात करता है। तभी ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह का फ़ोन आता है जिसे वह प्रोफेसर खुराना समझ रहा है। वह उसका ही विदेशी एजेंट है। वह विदेशी एजेंट गेंडास्वामी को बताता है कि खुराना को प्लेन में ही हाईजैक कर लिया गया और उसे खुराना बनाकर यह कहते हुए पेश किया गया अगर इसने थोड़ी भी चालाकी दिखाई तो गोली मार दी जाएगी। फिर जीवनलाल ने भी इसके गले में बम लगा हुआ एक हार पहना दिया जिस पर यह वहाँ कुछ भी नहीं कर सका। तब प्रलयनाथ गेंडास्वामी उसे गोली मार देता है। फिर वह ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को धमकाते हुए कहता है कि मुझसे यह लड़ाई तुम्हें बड़ी भारी पड़ेगी। तब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहता है कि लड़ाई ही क्या जो भारी ना हो। प्रलयनाथ गेंडास्वामी से हुई गर्मा गर्म बहस के बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह उस डॉक्टर के पास आता है जिसने घूस लेकर रिपोर्ट बदल दी है। पहले तो डॉक्टर सब कुछ कबूलने में ही इनकार कर देता है, लेकिन जब उसकी बेटी नोटों से भरी ब्रीफकेस को उसके सामने लाकर रखती है और पूछती है कि आप इस घूस की कमाई से मेरी धूमधाम से शादी करना चाहते थे ना, लेकिन मैं जिस संजय चौहान से प्रेम करती हूँ वह इन तीनों युवकों में से एक है जिसकी जान आपके इस गलत रिपोर्ट की वजह से जाने वाली है। तब डॉक्टर कोर्ट में सच सच बताने के लिए आता है। यहाँ प्रलयनाथ गेंडास्वामी का शूटर उस पर गोली चला देता है, लेकिन मरते मरते भी वह सारे राज को खोल देता है। इसके बाद वह सभी लड़के वहाँ से बरी हो जाते हैं। इस बात की जानकारी जब प्रलयनाथ गेंडास्वामी को मिलती है तो वह अपने शूटर को उन तीनों को रक्षाबंधन के दिन जान से मार देने के लिए कहता है। इधर शांति जो इन तीनों इनमें से एक अनमोल की बहन है, उस तीनों को ही राखी बांधने के लिए आती है और रक्षाबंधन के दिन जब वह राखी बांध रही होती है तब जिस पर से प्रलयनाथ गेंडास्वामी ने शूटर को भेजा था वह शूटर उन तीनों नौजवानों को गोली चला देता है, लेकिन तभी अली सामने आकर हर गोली का वार अपने ऊपर झेल लेता है और खुद ही जान दे देता है, लेकिन अपने दोस्त संजय चौहान और अनमोल की ज़िंदगी बचा लेता है। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर बागले गेंडास्वामी के घर आता है और वहाँ रंगरेलियाँ मना रहे उसके गुंडों को मारता है। और जब प्रलयनाथ गेंडास्वामी वहाँ से निकलता है तो वह उसे इस सारी बातों को सबूत के तौर पर दिखाते हुए उसे गिरफ्तार करने की बात करता है। तभी वहाँ प्रलयनाथ गेंडास्वामी का बेटा आता है और गोली मारने की धमकी देता है। वह गोली चलाता है, लेकिन इंस्पेक्टर बागले का कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ पहना हुआ है। फिर वह वहाँ से गिरफ्तार कर उसे अपने साथ लेकर थाना चला आता है। इसके बाद अपने बेटा को छुड़ाने के लिए प्रलयनाथ गेंडास्वामी अपने गुप्त ठिकाने की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वह इस बात की सूचना ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को भी हो जाती है और वह प्रलयनाथ गेंडास्वामी के बेटे को एक जगह खड़ा कर उसके गले में बम रख देता है। वह प्रलयनाथ गेंडास्वामी से कहता है कि पहले प्रोफेसर रंगास्वामी को रिहा करो और उसके बदले में अपने बेटे को ले जाओ। प्रोफेसर खुराना के साथ ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर रंगास्वामी कहता है कि उसने फ्यूज गाड़ी में ही छोड़ दिया। तब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, उसमें मेरे ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, वह गाड़ी जहाँ भी जाएगी उससे इस बात की सूचना हो जाएगी। तभी उस ट्रांसमीटर के आधार पर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को प्रलयनाथ गेंडास्वामी के अड्डे की जानकारी प्राप्त होती है जो एक घने जंगल में होता है। इसके बाद ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और इंस्पेक्टर बागले उस ठिकाने पर जाकर उसके रक्षकों की हत्या कर देता है। फिर प्रलयनाथ गेंडास्वामी को निशाने पर लेते हुए
उसके साथियों से हथियार फिकवा देता है। लेकिन तभी प्रलयनाथ गेंडा स्वामी संजय चौहान डीआईजी रुद्र प्रताप की पत्नी शांति और अनमोल को वहां लाकर बम के घेरे में रखता है और धमकी देता है कि जल्दी से अपने सारे आदमियों से हथियार डलवा दो, नहीं तो इन सबको उड़ा दिया जाएगा। तब ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह सभी से हथियार नीचे गिरा देने के लिए कहता है। उसके कुछ देर के बाद सूर्यदेव सिंह सिगार पीने का नाटक करता है, जिसे छीनकर प्रलयनाथ गेंडा स्वामी एक तरफ फेंक देता है और जैसे ही वह सिगार गिरता है वहाँ धुआं हो जाता है। इस बीच ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह उसकी गाड़ी में रखा हुआ मिसाइल में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज निकाल लेता है। इसके बाद प्रलयनाथ गेंडा स्वामी और ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के बीच भयंकर लड़ाई होती है। इस बीच जब इंस्पेक्टर बागले प्रलयनाथ गेंडा स्वामी को मार रहा होता है तभी उसका बेटा गोलियां चलाते वहां चला आता है, लेकिन ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और इंस्पेक्टर बागले उसकी हत्या कर देता है। फिर बाद में प्रलयनाथ गेंडा स्वामी को भी पीट कर अधोगति कर देता है। उसका विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलकर भारत पर कब्जा करने के सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस मनाने का दृश्य के साथ इस फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है।